चलो, जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पहले प्रैक्टिस सेट में। बच्चे, आप सब लोग जानते हैं जीएस की क्लास हमारी 3 बजे ही होती थी, लेकिन आज नए सिरे से क्लास शुरू होने वाली है प्यारे बच्चे। प्रत्येक परीक्षा के लिए बस नाम क्या रख दिया गया है, एसएससी जीडी। और एसएससी जीडी को सीधी सी बात है कि फोकस रख के भी हम इस क्लास को चलाएंगे, ठीक है। और एसएससी जीडी का मतलब आप लोग आसान एग्जाम ना समझे, इसका मतलब है एसएससी के सभी वेरिएंट से सबसे कठिन प्रश्न अगर पूछे गए एसएससी जीडी में पूछे गए। पिछला उठाओ, उससे पिछला उठाओ, चाहे आप 2021 देखें या उससे पिछला देखें, हमेशा बहुत अच्छे प्रश्न जीएस में पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। तो आज की इस क्लास में प्यारे बच्चे, जो भी मैं कंटेंट आपको दूं, ठीक है, उन प्यारे बच्चों के लिए, चाहे वो पेड क्लासेस के स्टूडेंट है या आपने बैच चिराग बैच से आप नहीं जुड़े हुए हैं, तब भी आप लोगों के लिए एक शानदार कंटेंट जो किसी भी एसएससी की परीक्षा को पास करने के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, एकदम आसान प्रश्नों से चलेंगे प्यारे बच्चे। और ये जो हमारी 2 महीने की तैयारी होगी, इस 2 महीने में हम टॉप लेवल पर पहुंच जाएंगे और आप खुद महसूस करोगे भैया एकदम बेसिक से चले थे, उठ पटांगनी एकदम क्रम से प्रश्न। चाहे वो पॉलिटी होगी तो एकदम शुरू से मैं आपको कराऊंगा, अगर वो क्वेश्चन होंगे आपका इकोनॉमिक्स के तो एकदम शुरुआत से, ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे तो एकदम शुरुआत से, ऐसे ही विज्ञान, ऐसे ही इतिहास, हम लोग क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे और बहुत शानदार तरीके से आप लोगों के पास कंटेंट पहुंचता रहेगा। प्यारे दोस्त, उंगलियां दुखेंगी लिखने में तेज, लेकिन ये कंटेंट आपको रोज तैयार करना होगा। और एक बार थम्स अप करके ये प्रॉमिस करो भैया, रोज की चीजें हम रोज याद करके तब दोबारा क्लास में आएंगे। पिछली क्लास का एक भी प्रश्न ऐसा ना हो कि मैं बोलूं आपसे प्रश्न और आपको उत्तर पता ना हो, तो ऐसा एक भी प्रश्न नहीं बचना चाहिए। तो एक बार सारे बच्चे एक उत्साह के साथ थम्स अप कर देंगे कि भैया तैयार हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा था, एक स्टेट के बारे में कुछ चीज़ें और साथ में एक कंट्री में आपको रोज करा रहा हूँगा, तो आज भी वो कंट्री भी करेंगे। और क्लास के बाद में प्यारे बच्चे, आपकी इस परीक्षा को पास करने के लिए स्ट्रेटजी और हर विषय से कितने क्वेश्चन आप लोगों के लिए आएंगे, वो सारी चीज़ें मैं आज की क्लास में आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि आगे 2 महीने, ये जो अगले 2 महीने हैं, आप लोग एक आधार बना करके अपनी तैयारी को आगे चलाते रहें, ठीक है। तो एक बार शुरू करते हैं प्यारे बच्चे, बहुत बेसिक से और बहुत शानदार से प्रश्नों के साथ में, ताकि हम अपनी तैयारी को क्रमिक तरीके से आगे बढ़ाएं। पहला क्वेश्चन है, महान स्नानागार कहाँ स्थित है? महान स्नानागार कहाँ स्थित है? यह क्लास उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होगी जो पेड क्लास के स्टूडेंट हैं, उनका तुरंत रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, महान स्नानागार कहाँ स्थित है? सोतकाकोह में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में या फिर कालीबंगन में? तो उत्तर आना चाहिए सबका ऑप्शन बी, और उम्मीद करूंगा एक एक बच्चे का उत्तर सही होगा। प्यारे बच्चे, अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है और पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। कहाँ पर? पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। प्यारे बच्चे, मुझे बताएं मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? 1922 में की गई थी आर.डी. बनर्जी साहब द्वारा, जिनका नाम था राखल दास बनर्जी। क्या नाम था? राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी, ठीक है। और प्यारे बच्चे, लोथल कहाँ है? हमारा गुजरात में स्थित है। और अगर कालीबंगन की बात करते हैं, ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में। कालीबंगन की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? जुते खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेतों के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? और प्यारे बच्चे, जली चूड़ी हमें कहाँ से मिली? ये कालीबंगन से मिली जली चूड़ी। ऊंट की हड्डी कहाँ से मिली? क्या बोलेंगे? ऊंट की हड्डी हमको कहाँ से मिली? कालीबंगन। और सबसे ज़्यादा इसको जाना गया मिट्टी के बर्तन के लिए। क्या? मिट्टी के बर्तन कहाँ से प्राप्त हुए? तो आप कहेंगे कालीबंगन। और मैं आपसे बोलूँ प्यारे बच्चे, इसमें क्या लोथल की बात करते हैं जो गुजरात में, ये क्या था? बंदरगाह था। क्या था ये? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह, यहां से होता था व्यापार, और इसीलिए हम बोलते हैं लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर। क्या बोलोगे? सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? आप कहेंगे भैया जी लोथल को कहा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब आते हैं हम वापस आपका मोहनजोदड़ो की तरफ, जो पाकिस्तान में स्थित है। कहां पर? राखल दास बनर्जी। और प्यारे बच्चे, मुझे आप बता दो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? कमेंट सेक्शन दोस्त देखूं तो मुझे पता चलना चाहिए
कि आप वो जुनूनी छात्र हैं जो इस बार एसएससी जीडी पार करके मानेंगे। सबसे बड़ी इमारत कौन सी बताई गई आपको क्लासेस में? तो आप कहेंगे भैया ग्रेट ग्रेनरी थी, विशाल अन्नागार था। क्या था? ग्रेट ग्रेनरी बोले तो विशाल अन्नागार। ये सबसे बड़ी इमारत है, सबसे बड़ी इमारत थी मोहनजोदड़ो की। ठीक है, नए स्थल नोट करना प्यारे बच्चे, नए स्थल नोट करना सिंधु घाटी सभ्यता के। और नए स्थलों में मैं पूछूं आपसे पिकली हल, एसएससी ने पूछा पिकली हल, और एसएससी ने जो कुछ भी पूछा है, जो कुछ भी पूछा है उसका प्यारे बच्चे एक सार मैं इस क्लास में 3 बजे आपको दे दूंगा कंप्लीट। पिछले 3-4 वर्षों ने एसएससी ने कहा किसी भी परीक्षा में कुछ भी पूछा है वो आपको इस 3 बजे क्लास में मिलेगा। पिकली हल कहां पर स्थित है? उतनूर पूछे आपसे किस राज्य में स्थित है उतनूर। तीसरा स्थल आपसे पूछेगा अंतरजी खेड़ा, अंतरजी खेड़ा जहां से लोहे के साक्ष्य हमको मिले थे। इनाम गांव कहां पर स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल इनाम गांव कहां पर स्थित है? और प्यारे बच्चे सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल सोतुगुई, सोतुगुई एसएससी सीएचएसएल ने पूछा, एसएससी एमटीएस ने पूछा, और आपका इसी बार एसएससी जेईई 2021 ने भी पूछा है। तो क्या बोलेंगे? पिकली हल प्यारे बच्चे कहां पर है? कर्नाटक में। उतनूर कहां पर है? आपका आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में। अंतरजी खेड़ा क्या मिला था यहां से? प्राचीन लोहे के साक्ष्य, लोहे के साक्ष्य वैदिक काल में। अंतरजी खेड़ा कहाँ है? ये एटा उत्तर प्रदेश में है। इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में। और सोतुगुई कहाँ है प्यारे बच्चे? अफगानिस्तान में है। कहाँ है? अफगानिस्तान में है। ठीक है, कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। ठीक है, एक बार नोट कर लेंगे, अगले प्रश्न पर चलेंगे। भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये किस राज्य में दोस्त स्थित हैं? बोलेंगे तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा या फिर मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आंसर आएगा भैया भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कहां पर? मध्य प्रदेश में। और प्यारे बच्चे यूनेस्को का नाम सुना है? यूनेस्को क्या बोलेंगे? यूनेस्को का नाम सुना है? हाँ जी, यूनेस्को जिसकी स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चे? 16 नवंबर 1945 को हुई। और भारत जिसका सदस्य बना, भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना? एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन 1946 में। तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के कितने स्थान है? याद रख लेना 40 स्थल है। कितने? 40 स्थल हैं। उन्हीं 40 स्थलों में से एक है भीमबेटका। और भीमबेटका को कब शामिल किया गया? 2003 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये शामिल हुआ था। किसमें? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये शामिल हुआ। अब देखना वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर प्यारे बच्चे जब हम आते हैं तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट सबसे पहले 1983 में शामिल होनी शुरू हुए भारत के स्थल। 1983 में प्यारे बच्चे आगरा का किला, क्या बोलोगे? आगरा का किला कब? 1983 में। मैं पूछूं आपसे ताजमहल कब? तो हमेशा बताना 1983 में। अब गुफा की बात थी ना, तो गुफा की बात में अजंता की गुफा बोलो किस राज्य में है? अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, क्या बोलोगे? केव्स ऑफ एलोरा, ये कब शामिल हुए चारों? तो ये दोनों उत्तर प्रदेश के हैं प्यारे बच्चे, आगरा में। और ये कहाँ? महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। तो बोलो एक बार आंखें बंद करके, आगरा का किला, ताजमहल। प्यारे बच्चे अगर हम बात करें 1983 में ही अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ये 1983 के हैं। अगर मैं बात करूं 1984, क्या बोलोगे? कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर। और प्यारे बच्चे जो ये कोणार्क टेम्पल है कहां पर? उड़ीसा में। कहां पर? उड़ीसा में, जिसको हम कहते हैं ब्लैक पैगोडा। क्या बोलते हैं? ब्लैक पैगोडा जिसको हम कहते हैं। कब का? 1984 में शामिल हुआ। महाबलीपुरम के स्मारक कहां स्थित हैं? महाबलीपुरम के स्मारक, ये यूनेस्को के वो नाम है प्यारे बच्चे जो लगातार आपसे पूछे जाते हैं। TN फॉर तमिलनाडु, बोलो TN फॉर
तमिलनाडु, क्या बोलेंगे, TN फॉर तमिलनाडु। तो 1983 भूलोगे तो नहीं, 1984 भूलोगे तो नहीं, 1986 के भी मत भूलना। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं? खजुराहो MP। यूनेस्को कब गया? 1986। एलिफेंटा की गुफाएं, क्या बोलोगे? एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? महाराष्ट्र में। कब? 1987। क्या बोलोगे? 86। और 1987 का याद रख लेना, पट्टाकदल। क्या याद रखोगे? पट्टाकदल के स्मारक, पट्टाकदल के स्मारक। प्यारे बच्चे, ये कब? आपका कर्नाटक के 1987 में। क्या बोलोगे? 1987 में। इमेज बनाओ दिमाग में एक बार ध्यान से। 1983 क्या बोलोगे? ताजमहल हो गया आपका। प्यारे बच्चे, फिर क्या हो गया आपका? आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। यूनेस्को में लिस्टेड कब हुई? तो आप कहेंगे भैया जी 1983। 1984 कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित? उड़ीसा में। महाबलीपुरम के स्मारक कहाँ स्थित? तमिलनाडु। 1986 पूछे खजुराहो और एलिफेंटा की गुफाएं, और 1987 में पट्टाकदल के स्मारक, ये कहाँ? कर्नाटक में है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो आया मजा? आया मजा? अगले प्रश्न पर आ जाओ। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? संविधान सभा आप लोग प्यारे बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो संविधान सभा के पहली बार जो चुनाव हुए ये कब हुए थे? बोलेंगे एक बार। तो संविधान के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों से, बोलेंगे एक बार। तो 1946, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है 1951। 1946 वाले सारे ठीक हैं। कितना? 1946 में पहली बार चुनाव हुए। और प्यारे बच्चे, जो संविधान सभा को लिखा, तो लेखक कौन थे? जिन्होंने बहुत अच्छी सी राइटिंग में लिखा। और प्यारे बच्चे, जो सजावट का काम किया वो किसने किया था? तो लेखक हमेशा याद रखेंगे, प्रेम बिहारी, क्या बोलोगे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने पहली बार लिखा। और सजावट का काम, फूल पत्ती जो बनाई, वो किसने बनाई? नंदलाल बोस ने बनाई। किसने? नंदलाल बोस ने बनाई। संविधान सभा के प्यारे बच्चे, जो शिल्पकार कहा जाता है वो भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो, भीमराव अंबेडकर जी को कब चुना गया था और कहां से चुना गया था? तो ये तो ठीक है, 1946 में चुनाव हुए भैया, तो 1946 में उनको चुना गया। तो किसके लिए उनको शिल्पकार बोलते हैं? क्योंकि जो ड्राफ्ट कमेटी थी, जो प्रारूप समिति थी ना दोस्त, प्रारूप समिति, जिसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त को। कब हुआ था? क्या मैं ठीक तारीख लिख रहा हूं? 29 अगस्त 1947। एक बार बोलना यस और नो। मैंने बोला प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। ठीक है, कहां से चुने गए? तो बहुत सारे बच्चे लिखते हैं मुंबई, बहुत सारे लिखते हैं बंगाल से। तो अब सुनो मेरी बात तुम, जब दरअसल में ये चुनाव लड़ रहे थे आपका कहां से? बंबई से। तो बहुत सारे लोग चाहते थे कि बाबा भीमराव साहब अंबेडकर ये संविधान सभा में पहुंचे ही ना। ठीक है, तो इसीलिए वहां इनको चुनाव में अड़चने देखने को मिली। और कभी प्रश्न पूछे तो अविभाजित बंगाल, जब बंगाल का क्या बोलेंगे? अविभाजित जो बंगाल था वहां से चुने गए थे। बहुत बढ़िया, क्या बोलेंगे? दोनों जगह से। और बाद में कहां से? जब बंगाल का आपके प्यारे बच्चे, उसके बाद में कहां से? फिर बंबई से चुने गए। तो गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। जो ये मसौदा समिति है, जो ये ड्राफ्टिंग कमेटी है प्यारे बच्चे, मुझे बताएंगे इसमें कुल सदस्य कितने थे? ड्राफ्टिंग कमेटी में प्यारे बच्चे कुल सदस्य कितने थे? एक बार बता दें टोटल सदस्य। और प्रश्न ऐसे भी बनता है, भीमराव अंबेडकर जी के अलावा कितने सदस्य थे? तब आपको बोलना है अलावा में 6, और कुल सदस्य कितने बोलेंगे प्यारे बच्चे? कुल सदस्य आपका जवाब होगा भैया जी 7 थे। 6 के 6 याद है? बोलो एक बार। तो आप याद रख लेना, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य उनसे बहुत बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो एक तो भीमराव अंबेडकर हो गए, अध्यक्ष थे। दूसरे कौन हो गए आपका प्यारे बच्चे? एन गोपाला स्वामी आयंगर। क्या बोलोगे? एन गोपाला स्वामी आयंगर।
ये कौन हो गए, इनको पहले की जगह दूसरे बोले, पहले भीमराव अंबेडकर। तीसरे कौन थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, बोलो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये कौन से थे, ये तीसरे सदस्य हो गए। चौथे थे आपके प्यारे बच्चे के एम मुंशी, क्या बोलोगे, के एम मुंशी। और पांचवे थे प्यारे बच्चे मोहम्मद सादुल्ला, क्या बोलोगे, मोहम्मद सादुल्ला। और ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना तुम, इनमें से नाम पूछा जाएगा आपसे प्यारे बच्चे कि निम्नलिखित में से कौन नहीं था। सातवें थे आपके डीपी खैतान, क्या बोलोगे, डीपी खैतान। तो कितने सदस्य थे, तो हमारे टोटल 7 सदस्य थे भैया। लेकिन बीएल मित्रा जी ने जब इस्तीफा दे दिया तो बीएल मित्र की जगह कौन आए थे, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, बोलो भाई एक बार। जब बीएल मित्रा जी ने इस्तीफा दे दिया तो इनकी जगह कौन आए थे, तो याद रख लेना एन माधव राव, क्या बोलेंगे, एन माधव राव चयनित हुए थे। और जब डीपी खैतान जी की मृत्यु हो गई थी तो इनकी मृत्यु के बाद कौन आए थे, टीटी कृष्णा माचारी आए थे। कौन आए थे, टीटी कृष्णा माचारी आए थे। कोई दिक्कत, टीटी कृष्णा माचारी आए थे। चलेंगे भैया आगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है, बोलेंगे निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को इंडिया में, बोलेंगे भी फटाफट से अनुच्छेद को भैया 1986-87 एक बार देख ले, मैं देख लेता हूं एक बार प्यारे बच्चे। अभी हम लिख रहे थे स्मारक, कोई गलत तो नहीं लिखा इसमें हमने। 1984 कोणार्क सूर्य मंदिर महाबलीपुरम के स्मारक ठीक है। 1986 खजुराहो एमपी ठीक है। एलिफेंटा, देखो प्यारे बच्चे इसको करेक्ट कर लेना एक बार, एलिफेंटा हमारा 1987 है। एलिफेंटा कब का, 1987 का, पट्टाकदल के साथ ही है एलिफेंटा की गुफाएं, क्या बोलोगे, एलिफेंटा की गुफाएं। अगले प्रश्न पर आएंगे, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है, बोलो भाई एक बार। सर जी पेन का कलर चेंज कर लो, भैया क्या जामनी पेन लगवाओगे मुझसे, जामनी पेन से लिखूं बोलो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है, बोलेंगे एक बार, इंडिया को भारत भी कहा गया है, बोले एक बार। तो आप कहेंगे क्या बोला गया है उसमें, क्या बोला गया है आपका, अगर हम पढ़ते हैं किसको, अनुच्छेद 1 को, आर्टिकल 1 क्या कहता है, भारत अर्थात इंडिया, क्या कहा गया है इसमें, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। किसका संघ होगा प्यारे दोस्त, राज्यों का संघ होगा। ये किसमें कहा गया है, आर्टिकल 1 में कहा गया है, ठीक है, किसमें, आर्टिकल 1 में कहा गया है, अनुच्छेद 1 में। ये बात आपको हमेशा याद रख लेनी है। अब आते हैं हम भारतीय संविधान के शुरुआती 4 अनुच्छेद पर, ठीक है। भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं, संविधान के भाग 1 में प्यारे बच्चे 4 अनुच्छेद हैं। आर्टिकल 1, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, ये चारों आपको पता होने चाहिए। देखें ध्यान से, आर्टिकल 1 में अभी मैंने बताया कि क्या बोला गया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो हमारे यहाँ 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आर्टिकल 2 में क्या कहता है, भारत के बाहर से कुछ मिलाना हो, जैसे मान के चलो हमें पाकिस्तान को भारत के बाहर से कुछ मिलाना हो तो क्या बोलेंगे, अगर पाकिस्तान का मिलाना हो, जैसे वहाँ बलूचिस्तान में हम लोग कुछ स्थिति ऐसी पैदा कर दें और पाकिस्तान का कुछ हिस्सा भारत में मिलने को शामिल हो जाए तो किस अनुच्छेद से मिलाएंगे, तो भारत देश के बाहर की कोई भी भूमि हमको भारत में मिलानी है तो आर्टिकल 2 से, किससे, आर्टिकल 2 से। जैसे हम कर भी चुके हैं, 1975 में सिक्किम था, क्या था, सिक्किम था, और सिक्किम में कौन सा था, यहां पर यह स्वतंत्र था, यहां पर था चोग्याल वंश। कौन सा वंश था, बोलेंगे एक बार भैया जी, यहां पर था चोग्याल वंश, लेकिन चीन इसको अपने कब्जे में लेने वाला था। लेकिन इन लोगों ने अक्लमंदी दिखाई कि चीन की बजाय हम किधर मिल जाते हैं, भारत में, और ये 1975 में हमने करके दिखाया और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। कौन सा राज्य, 22वां राज्य बना था। यहां पर इंपॉर्टेंट है कौन सा संशोधन हुआ था, 35वां संशोधन, और 35वें संशोधन से, अमेंडमेंट से हमने क्या किया था कि सिक्किम को भारत में मिलाया, लेकिन पूर्ण राज्य नहीं बना था, सिक्किम बना था सह राज्य, को स्टेट,
क्या बना था तब? सिक्किम सह राज्य बना था। और प्यारे बच्चे 36वें से हमने क्या कर लिया? सिक्किम को पूर्ण राज्य बना लिया। तो इतनी बात समझ में आई कि भारत के बाहर से कुछ मिलाना है तो किस आर्टिकल से मिलाओगे? किस आर्टिकल से मिलाओगे? तो आप कहेंगे भैया उसको हम आर्टिकल 2 से मिलाएंगे। लेकिन भारत के अंदर आपको कुछ करना है। भारत के अंदर जो परिवर्तन होंगे, अंदर क्या? सीमा चेंज करनी है, सीमा परिवर्तन, ठीक है, सीमा परिवर्तन। कोई नया राज्य आपको बनाना है, कुछ राज्यों में से बदल करके राज्य का नाम आपको बदलना है। राज्यों के नाम बदले जाते हैं, जानते हो नहीं? राज्य के नाम में परिवर्तन यदि आपको करना है तो आर्टिकल 3 से होगा। जैसे सीमा परिवर्तन कैसे? महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा हम किसको देना चाहें? कर्नाटक को, या कर्नाटक का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में, या हम बोले उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा बिहार को, जैसा पहले हुआ है। सबसे अच्छा तरीका है आर्टिकल 3 को याद करने का। आर्टिकल 3 में 3 ही है। 3 कौन कौन से? बोलो CUJ, ऐसा हो चुका है। आर्टिकल 3 में कितने? 3। बोलो आर्टिकल 3 में कितने? 3। तो आप क्या बोलोगे? C4 क्या बता रहे हैं भैया? U4 क्या? CUJ बोलो सारे, CUJ। C4 छत्तीसगढ़, क्या बोलोगे? छत्तीसगढ़। U4 क्या हो गया आपका? उत्तराखंड। J4 क्या हो गया प्यारे बच्चे? झारखंड। क्या हो गया? झारखंड, ठीक है। अब ये छत्तीसगढ़ किससे बना? MP से अलग होकर के। तो राज्यों में से नया राज्य बनाया हमने, राज्यों में से नया राज्य बनाया। उत्तराखंड किससे बना? UP से अलग होकर के। झारखंड किससे अलग होकर के बना? बिहार से अलग होकर के। किससे? झारखंड किससे बना? आपका बिहार से अलग होकर के बन गया, ठीक है। क्या बोलेंगे? बिहार से अलग हुआ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब देखो ध्यान से, हुआ कब? 1 नवंबर, याद रख लेना, 1 नवंबर सन 2000 को, 9 नवंबर सन 2000 को, और प्यारे बच्चे 15 नवंबर सन 2000 को। तो बात आई मस्तिष्क में। क्या मैंने बोला? मैंने तुमसे बोला कि भैया जो राज्य है ना हमारा, जो राज्य है उसकी सीमा परिवर्तित की जा सकती है, नया राज्य बनाया जा सकता है, और राज्य का नाम भी बदला जा सकता है। तो किससे बदलेंगे? आर्टिकल 3 से। भैया आर्टिकल 4 में क्या है कि जो 2 और 3 में होगा उसके लिए राष्ट्रपति क्या बोलेंगे? ऐसे सीधे सीधे याद रखो, अड़चन पैदा नहीं कर सकते, वो बाध्य है इन चीजों को मानने के लिए। ये काम कौन करेगा? ये संसद करेगी। ये कौन करेगा? ये संसद करेगी। आगे चलें भैया, क्वेश्चन नंबर 5 है, आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौरमंडल में रिक्त स्थान क्रमांक पर आती है। आकार के आधार पर पृथ्वी का क्या स्थान है? बोलेंगे एक बार। तो 5वां, 6वां, 7वां या फिर 8वां? तो कहेंगे भैया 5वां। जिनको पता होगा वो तो बता देंगे कौन सा स्थान है? 5वां। लेकिन याद रखना प्यारे बच्चे, अगर कभी बात आए आकार की, एक तो पहले 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो सूर्य से दूरी का क्रम पूछा जाता है, सूर्य से दूरी का, ठीक है। और एक आकार। आकार के लिए याद रख लेना वस AB, क्या बोलेंगे? वस AB पास करनी है MBA, ठीक है। बस अब पास करनी है क्या? MBA। ए को बाद में छोड़ दो, ए तो छोड़ दोगे ना, खुद ही 8 ही तो ग्रह हैं। बस अब क्या करनी है? पास करनी है MBA। V4 क्या बोलोगे? बृहस्पति, आकार में सबसे बड़ा। दूसरा शनि, और SSC ने कोई सा नहीं छोड़ा। अब देखो CHSL, अभी पिछला वाला, एक एक से पूछा, 5वें पर कौन सा है, दूसरे पर कौन सा है, 6ठे स्थान पर कौन सा है, पूछ लिया अरुण का स्थान कौन सा है। तो क्या बोलोगे? वस अबनी, तो बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, फिर आपका अरुण हो गया, V4 वरुण हो गया, क्या हो गया? वरुण हो गया। P4 पृथ्वी, तो अपनी पृथ्वी कौन से पर? 5वें पर है। S4 क्या हो गया? शुक्र हो गया। M4 मंगल हो गया, और B4 हो गया प्यारे बच्चे बुध। क्या बोलेंगे?
बुध हो गया। ठीक है, जिन बच्चों को नाम में दिक्कत आती है, बृहस्पति बोले तो जुपिटर, क्या बोलेंगे, जुपिटर। शनि बोले तो सेचर्न हो गया आपका। अरुण बोले तो यूरेनस हो गया प्यारे बच्चे। वरुण बोले तो नेपच्यून हो गया, क्या, नेपच्यून हो गया। पृथ्वी क्या हो गई, अर्थ हो गई। शुक्र क्या हो गया आपका, वीनस हो गया। और मंगल क्या हो गया आपका, मार्स हो गया। और बुध क्या हो गया आपका, मरकरी हो गया। बोलो बस अब पास करनी है क्या, एमबीए। आंख बंद करो और भूल नहीं सकते, आंखें बंद करो और बोलो, बोलो वी फॉर बृहस्पति, एस फॉर फिर शनि, ए फॉर अरुण, वी फॉर वरुण, पी फॉर पृथ्वी, और आपका क्या बोलेंगे, पी मतलब पास। एस फोर क्या आ जाएगा आपका, फिर शुक्र आ जाएगा। और भैया क्या बोलेंगे फिर क्या बोलोगे, फिर बोलेंगे एम फोर मंगल और बी फोर बुध। ये हो गया घटता हुआ क्रम। अच्छा, अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट बात, पृथ्वी और शुक्र ये पास पास ही रखने, क्यों, अगर भूल जाओ कभी, क्योंकि याद रखना एस फोर शुक्र भी है और एस फोर शनि। भैया इसमें तो कंफ्यूजन हो सकता है, तो याद रख लेना। एक क्वेश्चन बनता है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, विच प्लेनेट इज नियरेस्ट टू अर्थ। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है भैया। क्या बोलोगे, कौन सा है, वो शुक्र है, हमेशा याद रखें। तो वीनस इज नियरेस्ट टू अर्थ, भूलोगे तो नहीं, बात खत्म। अब आते हैं, ये तो हो गया आकार की बात, अब आते हैं सूर्य से दूरी के क्रम में। कैसे, सूर्य से दूरी के क्रम में, सूर्य से दूरी के क्रम में, कि सूर्य से कौन कितना दूर है, कौन कितना दूर है। ये है सूर्य देवता। बोलो एक बार हाथ जोड़ करके, भैया ये कौन है, सूर्य देवता। तो यहां पर आपका क्या बोलोगे, याद रख लेना, क्या बोलेंगे, तो एक बार तो बोलो बुध और एक बार बोलो शुक्र। ठीक है, बुश नाम का आदमी था, कौन था, बुश नाम का आदमी था। कहाँ रहता था, पृथ्वी पर रहता था और हिंदू धर्म को मानता था। और हिंदू धर्म को मानता था तो प्यारे बच्चे मंगल याद रख लेना, कौन कौन से दिन आप बाल नहीं कटवाते, मंगल बृहस्पति और शनि। और उसके दो बेटे थे, कौन कौन, अरुण और वरुण। क्या बोलोगे, अरुण और वरुण, उसके दो बेटे थे। बोलो भी एक बार, बुश नाम का आदमी था, बुश, क्या बोलोगे, बुश नाम का आदमी था। आदमी कहाँ, पृथ्वी पर ही तो रहेगा, पृथ्वी पर ही तो रहेगा। और प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे, हिंदू धर्म को मानता था, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को बाल नहीं कटवाता था। दो बालक है इसके, अरुण और वरुण। ठीक है, जैसे तुम बालक हो किसी के, कोई दिक्कत। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, बोलो एक बार, सेलेनोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, इरिडोलॉजी या प्लेनेटोलॉजी बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, आप कहोगे भैया चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है सेलेनोलॉजी। क्या कहलाता है, सेलेनोलॉजी। कॉस्मोलॉजी कहलाता है आपका ब्रह्मांड का अध्ययन, किसका, यूनिवर्स का, कॉस्मोस का अध्ययन। इरिडोलॉजी में होता है आंख की आइरिस का अध्ययन। क्या बोलोगे, आंख की आइरिस का अध्ययन। आप कहेंगे भैया आइरिस क्या होता है, आपने आंख देखी है, मेरी आंखें दिख रही हैं तुमको, ऐसे तुम्हारी आंखों का एक रंग है। हमारी आंखों का रंग कौन निर्धारित करता है, वो आइरिस करता है। तो याद रख लेना, आंखों का रंग कौन निर्धारित करता है, कौन डिसाइड करता है, तो वो आंख का कौन सा भाग है प्यारे बच्चे, वो मेरे दोस्त आइरिस है। कौन सा है, आइरिस। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऐसे ही प्यारे बच्चे प्लेनेटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, प्लेनेट का अध्ययन करते हैं, ग्रह का अध्ययन करते हैं। अब आते हैं हम चंद्रमा पर। आप सारे बच्चे जानते होंगे कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। कितना, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। देखो बुध के कितने उपग्रह हैं, कोई नहीं। शुक्र के कितने उपग्रह हैं, तो आप कहेंगे कोई नहीं। और इसके बाद में पृथ्वी के कितने, एक उपग्रह, अकेला चंद्रमा। ऐसे ही मंगल के कितने उपग्रह, दो। कौन कौन से, फोबोस और डीमोस। क्या बोलोगे, फोबोस और डीमोस। ठीक है, और पृथ्वी का अकेला मून है, चंद्रमा है। पृथ्वी का अकेला कौन है, चंद्रमा।
अब चंद्रमा का अध्ययन हुआ सेलेनोलॉजी। यहां आना ध्यान से, बताना बच्चे पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग हम देख सकते हैं, कितने परसेंट भाग हम देख सकते हैं, कितना भाग देख सकते हैं। इसके लिए दो आंकड़े आते हैं, दोनों पर प्यारे बच्चे विविध है, ठीक है। एक तो 59% और एक 57%। ऑप्शन आपको परीक्षा में कोई एक मिलेगा, ठीक है। तो क्या याद रखें, या तो 57 या 59, दोनों क्या बोलेंगे, दोनों के दोनों से प्यारे बच्चे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, चंद्रमा बताएंगे पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में करता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में कर देगा, कितने दिन में चक्कर लगा देगा। और प्यारे बच्चे बताएंगे एक बार, चंद्रमा का प्रकाश अपना तो नहीं होता, चंद्रमा का अपना प्रकाश होता है क्या, नहीं जी, ये तो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो टक्कर लग कर के जो आता है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है। और प्यारे बच्चे जो ये पुराने स्टूडेंट हो ना, जो एक एक उत्तर को बता देते हैं, ये तुम्हारा शानदार रिवीजन है। तो क्या बोलोगे, 27.3 बोलते हैं, इसका मतलब 27 दिन 7 घंटे और आपका प्यारे बच्चे 43 मिनट में। और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में, 1.3 सेकंड में। कितने में, 1.3 सेकंड में पहुंच जाता है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो ऊंचा पर्वत आप कहेंगे भैया लिबनिट्ज। क्या है, लिबनिट्ज। ये चंद्रमा का सबसे ऊंचा, एवरेस्ट से भी ऊंचा है क्या जी, हाँ जी, एवरेस्ट से भी ऊंचा है। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। ये कितना है, 10,668 मीटर, लगभग 35,000 फीट ऊंचाई है इसकी। क्या बोलोगे, लिबनिट्ज। ये चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है, कोई दिक्कत। अच्छा, अब चंद्रमा की तुलना करते हैं पृथ्वी से। जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है, ध्यान देना, चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो प्यारे बच्चे पृथ्वी का क्या है, पृथ्वी का 1/6 है। कितना है, 1/6 है। अब यहां इंपॉर्टेंट बात आती है कि किसी वस्तु, ध्यान से समझ लेना, तो जो भार होगा पृथ्वी पर जो भार है वो है प्यारे बच्चे आपका 600, क्या बोलेंगे, 600 न्यूटन। तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 600 का 1/6 कर दो भैया, तो कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन। लेकिन याद रख लेना प्यारे बच्चे, याद रख लेना, मैं कह रहा हूं कि पृथ्वी पर जो द्रव्यमान है, पृथ्वी पर द्रव्यमान ये है आपका 600 किलोग्राम। तो मुझे बताएं चंद्रमा पर कितना हो जाएगा। 600 नहीं, कुछ और कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं हम 6 से कटने वाली कोई संख्या, इसको कर लेते हैं हम 3600 किलोग्राम। तो चंद्रमा पर द्रव्यमान बताएं बच्चे कितना हो जाएगा। द्रव्यमान बोले तो मास, ठीक है, मास। और बाहर किसको कहते हैं, वेट को कहते हैं, वेट को कहते हैं। तो बताएंगे कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 600, क्योंकि उन्होंने 6 से भाग दे दिया। बेटा जब भार दिया हुआ हो ना, जब वेट दिया हुआ हो तो भाग करना, अगर मास दे रखा हो तो भाग मत करना, लिखना नो चेंज। बहुत पूछा जाता परीक्षाओं में, नो चेंज क्यों, क्योंकि द्रव्यमान जो मास है ना, ये किसी चीज का कहीं भी नहीं बदल सकता। इसको तुम्हारे घर ले जाऊं, तुम्हारी वाली के घर ले जाऊं, तुम्हारे वाले के घर ले जाऊं, मामा के ले जाऊं, चाचा के ले जाऊं, आकाश में कहीं भी ले जाऊं, अंतरिक्ष में ले जाऊं, मंगल बृहस्पति चंद्रमा पर कहीं भी ले जाऊं, एम नेवर चेंज। बोलोगे क्या, मास नेवर चेंज, द्रव्यमान कभी परिवर्तित नहीं होता। यही क्यों बदलता है, क्योंकि बाहर W बराबर होता है m/g। तो ये क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बदलता है, G पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक ज्योति तीव्रता के मापन में प्रयुक्त होता है। क्या बोलोगे, कौन सा मात्रक है जो ज्योति तीव्रता के मापन में प्रयुक्त होगा। बोले भी फटाफट से, कौन सा हो जाएगा बोलो भैया फटाफट से।
एम्पियर, एम्पियर में प्यारे बच्चे हमेशा करंट को मापा जाता है। किसको? विद्युत धारा को मापा जाता है। किसको? विद्युत धारा को। मोल में किसी पदार्थ की मात्रा को नापा जाता है। क्या नापेंगे? पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को। और कैंडेला में किसको मापा जाता है? ज्योति तीव्रता में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में। केल्विन किसको? टेम्परेचर को मापता है, ताप को मापा जाता है। किसको? ताप को। अब कुछ मात्रक बता रहा हूं, रोज तैयार करेंगे ऐसी एडिशनल चीजें। मुझे बताओ लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा, और यहां से प्रश्न सीधे छपेंगे। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा? विद्युत आवेश। क्या बोलोगे? विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा? तो जो पावर ऑफ लेंस है प्यारे बच्चे, वो डायोप्टर में मापी जाती है। और जो आपका विद्युत आवेश है, क्या बोलोगे? जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कूलाम में नापते हैं। किसमें? कूलाम में मापते हैं। ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स पूछ ले आपसे, मैग्नेटिक फ्लक्स आपसे पूछ ले प्यारे बच्चे, तो क्या कहेंगे? चुंबकीय फ्लक्स को भैया जी वेबर में मपवाएंगे। किसमें? वेबर में। और ज्योति फ्लक्स पूछ ले तो ज्योति फ्लक्स तो आप कहेंगे ल्यूमेन में मापा जाता है। तो देखा ध्यान से, ज्योति तीव्रता पूछे तो कैंडेला, और ज्योति फ्लक्स पूछ ले तो ल्यूमेन उत्तर आपका हो जाएगा। ऐसे ही प्यारे बच्चे दो चीजें और बोलो। ओजोन परत, जो आपका ओजोन परत है, जो ओजोन लेयर है, ओजोन परत की मोटाई किसमें मापोगे? ओजोन परत की मोटाई किसमें मापते हैं? बहुत पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर की याददाश्त किसमें मापोगे? ये सारे प्रश्न वो हैं जो एसएससी ने पूछे हैं। बोलो भाई, तो क्या कहोगे? ओजोन परत की जो मोटाई है भैया जी, वो डाबसन इकाई से मापी जाती है। किसमें? डाबसन यूनिट में। और कंप्यूटर की याददाश्त ये बिट्स में मापी जाती है। किसमें? बिट्स में मापी जाएगी। नेक्स्ट आगे आएंगे भैया जी। स्ट्रेटजी बता दो। स्ट्रेटजी अभी बताएंगे क्लास के अंत में, 5 मिनट में सब कुछ बता देंगे। ठीक है, पहले क्लास करेंगे खत्म। 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर होता है? 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर होता है? तो बोलो 273 माइनस 273, 0 डिग्री या फिर 100 डिग्री होगा। बोलेंगे भी फटाफट से, तो आप कहेंगे 0 डिग्री कितना होगा? माइनस 273 होगा। ठीक है, माइनस 273 होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे? माइनस 273 होगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात आती है, तो याद रख लेना C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। ये स्केल अपने दिमाग में बैठा लो। कोई भी टेम्परेचर चेंज करने को कभी भी आएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है। बोलो C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। जो दो प्रश्न पूछे उसको उठा लो। देखो ध्यान से, यहां क्या दिया है? केल्विन, और यहां CCC। तो हमको रिलेशन किसका देखना है? K और C का। तो हमको F से कोई मतलब है, हम तो सिर्फ C से मतलब है और K से मतलब है। ठीक है, /5 कैंसिल आउट हो गया। C बराबर क्या आ गया? K-273। और प्यारे बच्चे K की वैल्यू कितनी है? 0। तो K की वैल्यू रख दो ना यार 0। बोलो K की वैल्यू जैसे ही 0 रखोगे तो 0 में से 273 जाएंगे तो -273 नहीं बच जाएगा क्या? बोलो -273। बेटा लाल मुंह वाली मटरी, लाल मुंह जो बना रहे हो ना तुम कमेंट सेक्शन में इसके नोट्स बनाने, अगर तुम रोबोट के चाचा हो, रोबोट के चाचा तुम हो तो स्कैन कर लो, या तुम्हारी नागिन वाली आंखें हैं जो फोटो ले लेती हैं, वो तुम्हारी आंखें हैं तो कर लो। और जो सच्चा स्टूडेंट है ना, वो अपने हाथ को दर्द देके नोट्स बनाएगा। ठीक है, बाकी लाल मुंह वालों के मैं वैसे जवाब देता नहीं हूं, पर तुम्हारा दे दिया क्योंकि पहली क्लास है। आ जाओ, तो बात समझे। ऐसे ही प्यारे बच्चे अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, याद करो C/5। अच्छे स्टूडेंट याद करें। सिलेक्शन किसका होगा? जो पढ़ेगा। C/5 बराबर F-32/9। तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक फेवरेट क्वेश्चन है, किस तापमान पर, किस टेम्परेचर पर, किस तापमान पर सेल्सियस और केल्विन पैमाने बराबर होते हैं? केल्विन पैमाने बराबर होंगे। बोलो भाई, किस टेम्परेचर पर हो जाएंगे? तो वो टेम्परेचर यानी कि क्या कह रहा है?
सेल्सियस और केल्विन बराबर हो जाएंगे, तो बच्चों का आंसर भी आने लग गया -40, यानी कह रहा है C इक्वल्स टू के, तो C की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, सॉरी फॉरेनहाइट बोलना है मुझे, केल्विन बोल रहा हूँ, C इक्वल्स टू F, के पर भी निकाल सकते हैं हम, फिर उसमें हमें केल्विन पैमाना बराबर रखना होगा। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है C और F का, तो C इक्वल्स टू F पुट कर लेते हैं, फिर के भी पुट कर लेंगे। C बराबर F तो रख दो, C बराबर F रखोगे तो C की मान कितना हो गया, F बटे 5, C की जगह क्या रख दो, C बराबर F, और बराबर में क्या बच गया, F माइनस 32 बटे 9, गुणा करो, 9F बराबर 5F माइनस 32 पंजे 160, इसको इधर लेके आओ, 9F में से 5F जाएंगे तो 4F बराबर माइनस 160, 4 से काटोगे F बराबर -40। तो ये हमको रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको सीखेंगे हमेशा याद रहेगा, ठीक है। ऐसे ही के में आप वैल्यू रख सकते हैं, वहां पर दोनों को के कर लो या दोनों को सी कर लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कर लेंगे भैया हमेशा। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है तापमान से, आपका प्यारे बच्चे याद रख लेना, टेम्परेचर रटना मत। अब मैं पूछ रहा हूं कि C बराबर 40 डिग्री है, C बराबर 40 डिग्री है, तो K बराबर कितना हो जाएगा, बोलो फटाफट से। C बराबर अगर 40 डिग्री है तो केल्विन में कितना तापमान हो जाएगा, जो रटने वाले हैं अब वो यहाँ दिक्कत करते हैं, तो क्या बोलेंगे भैया, C बटे 5 बराबर K माइनस 273 बटे 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला, देखो K माइनस 273 बटे 5, 5 से 5 कैंसिल, बचा क्या, C बराबर 40 और 40 बराबर K माइनस 273, और अब K की वैल्यू चाहिए आपको, तो K बराबर क्या हो जाएगा, 273 को भेज दो, माइनस का जुड़ जाएगा, तो सीधे 273 में जोड़ देते हैं, और 273 में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 313 आंसर आ जाएगा केल्विन में। कोई दिक्कत कोई परेशानी, नेक्स्ट आगे आएंगे। मेंडल को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है, मेंडल शरीर क्रिया शास्त्र के जनक कहा जाता है, इनको भूगर्भ शास्त्र के जनक कहा जाता है, जेनेटिक्स के फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, या फिर जीव शास्त्र के जनक इनको कहा जाता है। तो बच्चों का आंसर आने लग गया ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो भैया देखते हैं, आपने कहा जेनेटिक्स और एकदम ठीक है। अब जीव शास्त्र के जनक आपसे कभी पूछा जाए जीव विज्ञान के, तो अरस्तु हैं। कौन, अरस्तु, जानते हो अरस्तु को, सिकंदर के गुरु अरस्तु वही है ये। तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी जरा बताएंगे, अरस्तु की पुस्तक का क्या नाम है, फटाफट से बोलेंगे कमेंट सेक्शन में। बहुत बढ़िया, काजल सिंह भदौरिया जी एकदम सही उत्तर, रागिनी गुप्ता RWA, ये देखो मेहनती बच्ची है, हर क्लास में मिलेगी, बहुत बढ़िया, चुपचाप क्लास करते रहना एकदम। अभी भी नहीं आया भैया, अर्थशास्त्र बता रहे हैं कुछ बच्चे, तो कुछ बच्चे रिपब्लिक बता रहे हैं पॉलिटिक्स पुस्तक जो बच्चे बता रहे हैं, सिर्फ इनका आंसर ठीक है। ये जो प्यारे बच्चे आप रिपब्लिक बता रहे हो ना, जो रिपब्लिक लिख रहा था, ये याद रख लेना, ये अरस्तु के भी गुरु थे, अरस्तु के गुरु प्लेटो ने लिखी। और जो बच्चे अर्थशास्त्र लिख रहे हैं वो याद रख लेना, वो चाणक्य ने लिखी है, चाणक्य जिनको हम विष्णुगुप्त, कौटिल्य या भारत का मेकियावेली भी कहते हैं। भूगर्भ शास्त्र के प्यारे बच्चे आपसे पूछ ले तो याद रख लेना जेम्स हटन है। भूगर्भ शास्त्र के कौन है फादर, वो बोलते हैं जेम्स हटन है। और प्यारे बच्चे शरीर क्रिया शास्त्र के ये क्लाउड बर्नार्ड है। कौन है, क्लाउड बर्नार्ड है शरीर क्रिया शास्त्र के। ऐसे ही प्यारे बच्चे आपसे बॉटनी के पूछे जाते हैं, वनस्पति शास्त्र के, तो क्या बोलोगे, थियोफ्रेस्टस हैं। कौन है, वनस्पति शास्त्र के बॉटनी के थियोफ्रेस्टस हैं। ऐसे ही प्यारे बच्चे आपसे पूछे जाते हैं जैव विकासवाद के, किसके, जैव विकासवाद के कौन है, ये डार्विन जी हैं। कौन बोलोगे, डार्विन। अभी 3 ही दिन हुए हैं, मैंने 3 दिन पहले आपको बताया था कि डार्विन की एक बुक लिखी गई थी जो उन्होंने सबसे पहले लिखी, और सबसे पहले बुक उन्होंने लिखी थी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। किस वर्ष में लिखी थी ये बताएं, बोलेंगे भी फटाफट से, किस वर्ष में लिखी थी, आंसर आना चाहिए सभी का। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सबसे पहले आंसर आया अजय NCERT, मेरे दोस्त बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, 1859
1859 वाले सारे ठीक हैं, कुछ बच्चे 1776 लिख रहे हैं, इनको एडम स्मिथ याद है, वेल्थ ऑफ नेशंस याद है इनको। चलो भैया आगे आ जाओ। बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है, किसको बोलते हैं हम, मार्केट इकोनॉमी कौन सी होती है, बाजार अर्थव्यवस्था। तो क्या बोलेंगे, सरकार द्वारा नियंत्रित होती है। भैया जो सरकार द्वारा नियंत्रित हो उसको हम समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और बाजार अर्थव्यवस्था जिसको हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, तो ये तो किस पर, जो क्या बोलते हैं आपका डिमांड और सप्लाई है, डिमांड और सप्लाई के आधार पर काम करती है। ये सरकार के नियंत्रण में नहीं होती, ये एकदम स्वतंत्र होती है। क्या होती है, ये एकदम स्वतंत्र होती है, किसी का कोई प्रेशर नहीं, काम करेगी सिर्फ और सिर्फ मांग और आपूर्ति के लिए, बाजार की मांग क्या है, ठीक है। और प्यारे बच्चे दोनों को मिक्स कर दें तो क्या बनती है, फिर मिश्रित बनती है, जो भारत की अर्थव्यवस्था है। क्या बोलोगे, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, पूछ रहा है इसमें किसको शामिल नहीं किया गया है, गांव की सड़कों के सुधार को, बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों को, सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली के उपयोग को, या खेती में उन्नत तकनीक के उपयोग को। तो बोलेंगे किसको शामिल नहीं किया गया, तो आप ध्यान से देखेंगे बीजों की बात तो खेती की बात तो थी, सिंचाई की बात भी की गई होगी, फसल चक्र की बात थी, टेक्नोलॉजी की बात की गई खेती में, लेकिन सड़कों के लिए नहीं थी हरित क्रांति, ठीक है। और प्यारे बच्चे याद रख लेना, अगर हम बात करते हैं हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति बताएंगे किस वर्ष आई थी, किसकी बात कर रहे हैं हम, ग्रीन रिवॉल्यूशन की जब बात हम प्यारे बच्चे कर रहे हैं, किसकी, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये दो फेसेस में भारत में आया है, एक 1966 से 67 और फिर इसके बाद 1980 से 84, ठीक है, 1966 से 68। अब देखो 66 से 67, अब आप देखोगे कैसे उत्तर को गलत लिखते हैं, कई बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है। आप अभी देखें एसएससी जेईई ने क्वेश्चन पूछा, भारतीय हरित क्रांति के नायक कौन है, बोलो भारतीय हरित क्रांति के नायक कौन है, भारतीय हरित क्रांति के नायक किनको कहा जाता है, भारतीय हरित क्रांति के जो हीरो हैं वो कौन है दोस्त, बोले एक बार, ठीक है। अब फिर बहुत सारे बच्चे आंसर तो दे देंगे, लेकिन जब मैं लिख दूंगा भारतीय हरित क्रांति के, देखो उत्तर आने लग गए तुम लोगों के। अब मैं पूछ रहा हूं भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है, अब चक्कर खा जाओगे, भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है, फादर कौन है। तो ऐसी गलतियां हम अक्सर करते हैं। देखो जनक पूछे तब बोलना MS स्वामीनाथन, क्या बोलोगे, MS स्वामीनाथन, तब हमको कहना है। और प्यारे बच्चे जब कभी भी मैं हरित क्रांति के नायक की बात करूं तो याद रख लेना K68 नस्ल, K68 नस्ल ये गेहूं की नस्ल है एक, इसको विकसित किया किन्होंने, डॉक्टर MP सिंह ने, और वही हैं प्यारे बच्चे हरित क्रांति के नायक, ठीक है। सीटेट क्वेश्चन पूछ चुका है, भारतीय हरित क्रांति के नायक क्या बोलोगे, डॉक्टर MP सिंह हैं, क्या बोलोगे हमेशा, डॉक्टर MP सिंह। तीसरा क्वेश्चन सुनो, अगर मैं पूछूं विश्व में हरित क्रांति के नायक कौन है, सॉरी जनक, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड, हरित क्रांति के जनक, तो क्या बोलोगे, ये नॉर्मन बोरलाग है, नॉर्मन बोरलाग, जिनको 1970 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, नॉर्मन बोरलाग। अच्छा अब मुझे बताएं हरित क्रांति के समय खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, हरित क्रांति के समय खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, तो क्या कहेंगे, कौन थे खाद्य मंत्री, तो आपका आना चाहिए फूड मिनिस्टर, उस टाइम थे हमारे C सुब्रमण्यम, क्या बोलोगे, C सुब्रमण्यम थे, कौन थे, C सुब्रमण्यम थे, ठीक है। ये सारे कॉमन फैक्ट्स आप कभी नहीं भूलेंगे। तो हरित क्रांति किसके लिए थी, खाद्यान्न के लिए थी। लेकिन प्यारे बच्चे मैं आपसे पूछूं श्वेत क्रांति, जिसको हम ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं या जिसको हम व्हाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन कौन है, वर्गीज कुरियन है, क्या बोलोगे,
वर्गीज कुरियन है। और श्वेत क्रांति किसके लिए थी? ये दूध के लिए थी, दूध को बढ़ाने के लिए। पीली क्रांति किसके लिए आई थी? पीली क्रांति प्यारे बच्चे तिलहन को बढ़ाने के लिए आई थी, तिलहन को, तेल वाली जो चीजें हैं। गुलाबी क्रांति किस लिए आई? गुलाबी क्रांति आई प्यारे बच्चे प्याज और झींगा। दोबारा कभी पूछूं तो आपकी उंगलियों पर होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट बात, जो प्रश्न मैंने एक बार बता दिया वो मैं रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझको पता होगा ये फैक्ट मैं आपको बता चुका हूं। और 1 वर्ष भी हो जाएगा ना, तब भी मैं याद रखूंगा कि ये फैक्ट मैं आपको बता चुका। बस आपसे पूछता रहूंगा मैं बीच बीच में। धूसर या भूरी क्रांति बोलते हैं जिसको, ये फर्टिलाइजर से संबंधित है, उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति जिसको सिल्वर रिवॉल्यूशन बोलते हैं, किससे? अंडे से संबंधित है। गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध आलू से है। और सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? हार्टिकल्चर अर्थात बागवानी से है। किससे है? बागवानी से है। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? वो बागवानी से है। निम्नलिखित में से किस पशु को कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल में दौड़ाया जाता है? बोले भी फटाफट से। निम्नलिखित में से किस पशु को कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल में दौड़ाया जाता है? कंबाला में दौड़ होती है किसके साथ? भैंस के साथ। किसके? भैंसा होता है दरअसल में, ये क्या होता है? भैंसा। लेकिन लिखेंगे क्या? भैंस करेंगे। क्या बोलेंगे? भैंस लिखेंगे। सर जी जीएस स्ट्रांग नहीं है, कैसे करें? प्यारे बच्चे, जो आपकी पेड क्लासेस चल रही हैं, या अगर आप पेड क्लासेस के स्टूडेंट नहीं हो तो कहीं से भी, जिन बच्चों ने जीएस नहीं पढ़ी है, मैं आपको बताता हूँ, यूट्यूब पर हमने करा रखी है प्यारे बच्चे एक भास्कर सीरीज। तो आप उसमें लिख सकते हैं भास्कर सीरीज इकोनॉमिक्स, भास्कर सीरीज हिस्ट्री, भास्कर सीरीज ज्योग्राफी, भास्कर सीरीज में सब कुछ करा रखा है। आप वहाँ से पढ़ें एटलीस्ट, और इस प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन करें। अपने आप देखोगे जीएस में कितना सुधार आया है आपकी में। ठीक है, बस मेहनत करें। तो कंबाला दौड़ होती है। लेकिन प्यारे बच्चे, हम लोगों को लगता है कि कर्नाटक में ये खेल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन याद रख लेना, कर्नाटक का जो प्यारे बच्चे राजकीय खेल है, कर्नाटक का जो राजकीय खेल है मेरे दोस्त, वो क्रिकेट है। कर्नाटक कहते कहते क्रिकेट हो गया। क्या? क्रिकेट। आपसे पूछे हाथी दौड़ किस राज्य में होती है, तो हाथी दौड़ भी प्यारे दोस्त किस में? केरल में होती है। और प्यारे बच्चे एक होता है जल्लीकट्टू, नाम सुना है? जल्लीकट्टू, जिसमें क्या होता है? सांड से युद्ध लड़ना पड़ता है। बोलो जल्लीकट्टू किस राज्य में होता है? जल्लीकट्टू जिसमें सांड युद्ध होता है, तो आपका आंसर आएगा भैया जी तमिलनाडु में होता है। कहां पर? तमिलनाडु में होता है। ठीक है, तमिलनाडु में। मैंने आपको बताया था दो चीजें आप लोगों को क्लास का बस वेट करना होगा। किसका? 20वें क्वेश्चन का। और प्यारे बच्चे, एक तो स्कैन टेक्निक के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी, कि जीएस को लंबे समय तक आप कैसे याद करें। और प्यारे बच्चे, इस एसएससी जीडी के लिए आपका क्या पैटर्न रहने वाला है, और अन्य परीक्षाओं के बारे में मैं आपको बताता रहता ही हूँ। ध्यान से देखेंगे। बगरुम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? मुंडा जाति करती है इसको, भील जनजाति करती है, बोडो जनजाति करती है, या फिर गारो जनजाति करती है? क्या बोलेंगे? तो आप कहेंगे प्यारे बच्चे, ध्यान से देखना, तो बगरुम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो हम कहेंगे वो हमारा मुंडा, भील, बोडो या फिर गारो का। तो बोडो जनजाति का है। ठीक है, और बोडो जनजाति का यही बगरुम्बा, इसी को प्यारे बच्चे बटरफ्लाई, क्या बोलेंगे? बटरफ्लाई डांस के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं मुंडा जनजाति की, तो ये जदुर डांस करती है और जात्रा डांस करती है। ये है कहाँ मुंडा जनजाति भैया जी? झारखंड में है दोस्त। प्यारे बच्चे 5 मिनट में खत्म कर देंगे बस। ठीक है, और भील जनजाति जो गुजरात और एमपी में है, कहाँ पर? गुजरात एमपी में है। ये करती है गबरा डांस। कौन सा? गबरा डांस करती है। गारो कहाँ पर है? मेघालय में। कहाँ पर है गारो? मेघालय में। और ये डांस करती है प्यारे बच्चे वांगला नृत्य। तो याद रखेंगे, वांगला कहाँ का है? मेघालय का है। कहाँ का? मेघालय का है। ठीक है, नेक्स्ट है। 5 मिनट देंगे, एक बार थम्स अप करो। 5 मिनट का हमारा सेट है। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है?
क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। कल से इसको 1 घंटे में खत्म करेंगे, शार्प 4 बजे, ठीक है। मेरे ध्यान में नहीं था कि 4 बजे आपकी क्लास होती है। 4 बजे रोज हम इसको 1 घंटे, शार्प 1 घंटे में खत्म कर लिया करेंगे, ठीक है। करेक्ट 3 बजे लाइव और 4 बजे तक हम इसको खत्म कर लेंगे, ठीक है। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान में? तो क्या बोलोगे? गुजरात में मनाया जाता है। गुजरात में याद रख लेना प्यारे बच्चे, भवनाथ भी है, बथुआ भी मनाया जाता है, बथुआ भी मनाया जाता है। राजस्थान का मोमासर बूंदी, क्या बोलोगे? मोमासर बूंदी उत्सव कहाँ? राजस्थान में। कोलायत उत्सव कहाँ? राजस्थान में। मध्य प्रदेश का हरीरी उत्सव, कभी मत भूलना, हरीरी। और महाराष्ट्र का है पोला और गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा। ये अलग नाम है जो पूछता है एसएससी। अब ऐसे तो शिवाजी उत्सव भी मनाया जाता है जी वहाँ पर, ठीक है, गणेश जी के लिए, वो सब हम जानते हैं, उन सब के बारे में हम बात करते रहेंगे। अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? और एसएससी के लिए बुक्स तैयार करके रहना, ठीक है। नई बुक्स 2020, 2021, 2022 की जो पुस्तक है मैं ही आपको कराऊंगा, ठीक है, परेशान नहीं होना। अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, वसीम अकबर या फिर क्रिस गेल की? तो क्या बोलोगे? मैरी कॉम की। सानिया मिर्जा की बात करते हैं तो इनकी पुस्तक है एस अगेंस्ट ऑड्स, क्या बोलोगे? एस अगेंस्ट ऑड्स इनकी पुस्तक है। वसीम अकरम साहब की रचना, इन्होंने क्या लिखा? वसीम। और क्रिस गेल की 6 मशीन, क्या बोलोगे? क्रिस गेल तो भैया छक्के वैसे भी बहुत मारता था, तो ये 6 मशीन किसकी है? ये क्रिस गेल की है। ऐसे ही इंडियंस ने लिखी हैं प्यारे बच्चे, जैसे साइना नेहवाल ने लिखी है। किन्होंने लिखी है? साइना नेहवाल जी ने लिखी है। कौन सी लिखी है? प्लेइंग टू विन, क्या बोलेंगे? प्लेइंग टू विन लिखी है, प्लेइंग टू विन। और प्यारे बच्चे पीवी सिंधु ने लिखी है, आपका पीवी सिंधु की बुक याद रख लेना, सटलिंग टू द टॉप, क्या बोलेंगे? सटल से याद रख लेना, ये सटल से खेलती है ना, सटलिंग टू द टॉप। तो प्लेइंग टू विन हो गई। ऐसी मिताली राज जो इंडियन क्रिकेटर हैं, क्या बोलोगे? मिताली राज। इनकी बुक का नाम है प्यारे बच्चे अनगार्डेड, क्या बोलोगे? अनगार्डेड बुक किसकी है? ये मिताली राज की है। बोलेंगे एक बार बोलो, पीवी सिंधु सटलिंग टू द टॉप, साइना नेहवाल प्लेइंग टू विन। नेक्स्ट है HTTPS का क्या अर्थ है? कंप्यूटर में आता है HTTP, तो याद रख लेना हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन HTTP पर भेजा गया जो डेटा है वो सिक्योर नहीं होता, इसीलिए S लगाया जाता है सिक्योर के लिए। ना सिस्टम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये होता है। नेक्स्ट, क्रिकेट खिलाड़ी बेन स्टोक्स निम्नलिखित में से किस देश के लिए खेलते हैं? ये तो बताना होगा। तो क्रिकेट खिलाड़ी कौन से देश का? कोई भी खिलाड़ी पूछा आपसे जा सकता है। पर्सन को आपके सामने लाने का ये उद्देश्य है। तो आज ही खेल रहा है, ये तो आज ही खेल रहा है। जिन्होंने मैच देखा होगा तो कहाँ का है? इंग्लैंड का है, इंग्लैंड का है। भैया मैच ठीक चल रहा है ना? स्कोर क्या चल रहा है कुछ बताएंगे ना? नहीं चल रहा है ठीक स्कोर? अच्छा, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? बोलो एक बार, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? एस कृष्णा मौली को, वाई केसी वाडियार को, आर सावंतन को। तो अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार ये देती है कौन? विश्व कन्नड़ सभा। कौन देती है? विश्व कन्नड़ सभा द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और याद रख लेना प्यारे बच्चे, अब की बार ही आपका जो कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया गया, कर्नाटक रत्न अवार्ड जो गया है, ये किसको गया है? जो एक्सपायर हो गए थे, पुनीत राजकुमार। एक बार थम्स अप करें, कितने बच्चे जानते हैं पुनीत राजकुमार के बारे में? तो इनके नाम से बहुत सारे ये क्या चला रहे हैं? चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे हैं बच्चों के लिए, अनाथों के लिए जो चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां आयोजित किया जाएगा? कहां आयोजित किया जाएगा? तो बोलेंगे गोवा में, मुंबई में, नई दिल्ली में या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो 53वां कहां आयोजित किया जाएगा प्यारे बच्चे? ये गोवा में आयोजित किया जाएगा। कहां पर? गोवा में 53वां। और याद रख लेना यहीं पर 37वें राष्ट्रीय खेल भी हुए थे। राष्ट्रीय खेल भी हुए आपके 37वें। कहां पर? गोवा में। गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी। कोंकणी। एरिया सबसे कम किस स्टेट का है? एरिया सबसे कम तो अभी पूछा किसने? आपका एसएससी ने ही 3702 किलोमीटर स्क्वायर। बोले बहुत कहते हो छोटा छोटा, क्षेत्रफल बताओ ना। तो ऐसे ही प्यारे बच्चे गोवा का याद रख लेना, और राजस्थान सबसे बड़ा है ना तो इसका भी याद रख लेना। 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। राज्यसभा सीट पूछूं तुमसे गोवा की 1, लोकसभा सीट पूछूं गोवा की 2। ठीक है। सीएम बोलेंगे कौन है यहाँ पर? प्रमोद सावंत है। कौन बोलोगे? प्रमोद सावंत हैं। और प्यारे बच्चे गवर्नर कौन है यहाँ पर? राज्यपाल कौन है? पीएस श्रीधरन है। कौन है? पीएस श्रीधरन है। ठीक है। और गोवा की बात करें तो यहीं पर एक फेस्टिवल बना, साओ जो आओ। क्या बोलेंगे? साओ जो आओ फेस्टिवल अभी हाल ही में कहां पर बना था? साओ जो आओ फेस्टिवल, ये याद रखेंगे। और प्यारे बच्चे जो 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है कहां पर? गोवा में हुआ है। यहां पर फोकस कंट्री किसको रखा गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फोकस कंट्री कौन सी थी? तो फोकस कंट्री आप कहेंगे भैया जी फ्रांस थी। किसमें? 53वें में। तो हर बार एक देश को रखा जाता है, तो किसको रखा गया इस बार? फोकस कंट्री फ्रांस को रखा गया है। आगे आएंगे। हाल ही में विधि आयोग के जो लॉ कमीशन है उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बोलेंगे भाई फटाफट से। हाल ही में लॉ कमीशन के नए अध्यक्ष किशोर रेड्डी बने हैं। क्या? तो किशोर रेड्डी जी याद रख लेना, ये प्यारे बच्चे श्रीलंका भारत सोसाइटी के अध्यक्ष बने हैं। श्रीलंका भारत सोसाइटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये किशोर रेड्डी बने हैं। ऋतुराज अवस्थी बने हैं विधि आयोग के अध्यक्ष। और केवी कामत बने हैं रिलायंस इंडिया लिमिटेड के महानिदेशक। रिलायंस इंडिया लिमिटेड के महानिदेशक। तो केवी कामत जी आपने कभी नाम सुना हो? न्यू डेवलपमेंट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के भी चीफ ये रह चुके हैं। और प्यारे बच्चे आज के लिए बड़ा सा सॉरी लिखता हूँ तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, मतलब ध्यान से चला गया। मेरे 4 बजे क्लास है, अगली बार से मैं इसको ध्यान रखूंगा आप लोगों के लिए। और प्यारे बच्चे आज की आपकी क्लास डेट होने की वजह से कल सबसे पहले आपको मैं स्ट्रेटजी, ठीक है, स्कैन टेक्निक कल ही कि स्कैन टेक्निक क्या है भैया, कैसे आप क्या बोलेंगे लंबे समय तक याद रख पाएंगे जीएस को, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और कल ही मैं आपको प्यारे बच्चे किस पार्ट से कितने क्वेश्चन, और आज के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। और प्यारे बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें क्लास आपको कैसी लगी, कितने प्रश्न आप आज कर पाए। अगर आपने शून्य से भी शुरू किया है ना दोस्त, अगर एक प्रश्न भी आप बना पाए हो, हालांकि बहुत आसान प्रश्न मैंने लिए हैं, धीरे धीरे मैं इसका लेवल बढ़ाऊंगा, फिर भी आप अपना स्कोर एक बार जरूर बताएं। थैंक यू।